गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जो यादगार सीरीज का हम आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूरे फिजिक्स से 12 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, तो उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। गाइस, आज हम कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आज 2 क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह यादगार सीरीज को। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, गाइस अगर आपकी अभी भी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी नहीं है, अगर आप अभी भी पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए यह वरदान बैच बेस्ट बैच होगा। यहाँ पर आपकी पूरी सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। अगर आप वाकई में आपके अंदर जुनून है 8 से 10 घंटे पढ़ने की, तो आप जरूर आइए वरदान बैच में। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ चुके होंगे, एक बार यहाँ पर भी पढ़ के देखिए, निश्चित रूप से आपको परिवर्तन समझ में आएगा और आपकी तैयारी डेली क्लासेज, पीडीएफ नोट्स और डीपीपी जो कि मैं आप लोगों को देता हूं, उसके जरिए आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो चलिए गाइस, आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो 12 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ये 12 क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वह 5 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। फैराडे का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे ने 2 नियम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित। हालांकि मैंने आपको क्लासेज में बेहतरीन तरीके से बताया था, फिर भी मैं यहां से फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे ने 2 नियम दिया था, जिसमें से पहला नियम आप सभी के सामने है। पहला नियम क्या है आपका, देखिए प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम लिखिएगा। प्रथम नियम देखिए, प्रथम नियम क्या था। प्रथम नियम यह था कि किसी भी कुंडली में बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी भी कुंडली से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है, ठीक है, कि ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली, उसे संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्या है नियम को लिखते हैं फिर समझते हैं। नियम क्या है, किसी भी कुंडली में संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी भी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, ठीक है। कोई भी कुंडली के संबद्ध जो विद्युत वाहक बल ई का मान होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। जिसे आपका विद्युत वाहक बल ई को हम लोग ई से लिखते हैं, विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, यह समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन d∅/dt के ऋणात्मक दर के, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, और इसे हटाएंगे हम लोग, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, E लिख सकते हैं d∅/dt, ठीक है। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम हुआ। क्या नियम है, किसी भी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और ये फैराडे का जो प्रथम नियम, इसे जरूर कमेंट करें। फिर से कमेंट करेंगे सभी लोग कि चूंकि किसी कुंडली के संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। लिखिए सभी लोग, लिखिएगा द्वितीय नियम। देखिए, द्वितीय नियम को हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। और एक बार सभी लोग द्वितीय नियम, जिन जिन लोगों को द्वितीय नियम आता है,
सभी लोग एक बार द्वितीय नियम को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करें तो द्वितीय नियम को जिनको भी आता है। अगर मान लीजिए यहां पर एक और टर्म आता है, मान लीजिए यहां पर फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो क्या हो जाएगा? अगर फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई अपान डी टी। ये हो जाएगा। अगर फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो माइनस डी फाई अपान डी टी हो जाएगा ना। फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो माइनस डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय नियम लिखिएगा सभी लोग। द्वितीय नियम लिखिए। द्वितीय नियम का किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है जो उस कार्य का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। लिखना सभी लोग। किसी परिपथ में किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं क्या होती है? उत्पन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कार्य का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के कि किसी भी परिपथ में, कोई भी परिपथ, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह सदैव उस कार्य का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये दो नियम जिसे आप लोग फैराडे का नियम कहते हैं, और जिस सेकंड वाले नियम को हम लोग लेंज का भी नियम कहते हैं, का भी नियम कहा जाता है। सेकंड वाले नियम को लेंज का भी नियम कहा जाता है। तो फिर से समझना, प्रथम नियम क्या है? किसी भी कुंडली में संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पर इक्वलिटी का चिन्ह रखेंगे। यहाँ पर यन आपका रख देंगे तो यन फेरों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, प्रेरित किसी भी द्वितीय नियम का किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कार्य का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। समझे? इस नियम को हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं ना। हो गया? इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंज का नियम भी कहते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। एक और क्वेश्चन आज हम लिखाएंगे, आप दो क्वेश्चन आज कराएंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को दो क्वेश्चन करने में ना? और ये क्वेश्चन और एक कराएंगे आपको। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लिखिए सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर क्या? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर, अरे यार वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, चलिए नीचे लिखते हैं।
ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर कितने ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देखिए, और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करने या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम से अधिक करने, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम में आता है। लिखना यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम में आता है। इसके प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम में आता है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार क्या उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को क्या परिवर्तित करने के काम में आता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चीज है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत क्या है, ठीक है। सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। लिखना सभी लोग, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है? काम करता है, ठीक है। हो गया ना। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर एक क्या होता है? नंबर एक ध्यान देना, यह दो प्रकार का होता है, जिसमें नंबर एक आपका है उच्चई ट्रांसफार्मर। दूसरा आप लिखना अपचयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। एक बात ध्यान रखना, जहां तक मैंने देखा हूं आपकी एग्जाम में हमेशा इस ट्रांसफार्मर का प्रकार ही पूछता है, क्रिया विधि आपका नहीं पूछता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का हिस्सा हो जाता है। फिर भी आपको हल्का मुल्का मैं समझा दूंगा। देखिए अपचयी, पहले सबसे पहले हम लोग उच्चयी ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। उच्चयी ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या है? उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या है, ध्यान से सुनना। उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए उच्चयी ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो एसी निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में चेंज करता है। लिखना, यह निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। यह निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। यह निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। यह निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। समझे? यह निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उच्चयी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचयी ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में चेंज करता है। ये क्या करता है? यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है।
यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। समझे सभी लोग? बताओ जरा, समझे सभी लोग? समझे सभी लोग? जरा बताओ। अब ध्यान देना सभी लोग, इतना समझे सभी लोग? चलिए ट्रांसफार्मर की बनावट देख लेते हैं, बनावट देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि बनावट नहीं पूछा जाता एग्जाम में, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बता रहे हैं तो बनावट देख ही लेते हैं थोड़ा सा। बस ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा जाता है, ये कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर में कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और ध्यान देना सभी लोग, ट्रांसफार्मर का बनावट कैसा होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो लोहे के पातली, लोहे के जो एक रोड पर इस तरह से चिपका कर रखा जाता है, समझे। ट्रांसफार्मर को इस तरह से लोहे के क्रोड पे हम लोग चिपका के रखते हैं, और एक के ऊपर लोहे का क्रोड लेते हैं, और जो लोहे का क्रोड लेते हैं वो लोहा या सिलिकॉन होता है, लोहा या फिर क्या होता है, सिलिकॉन होता है, लोहा या फिर सिलिकॉन होता है, ठीक है। इस पे इसे करने के बाद इस पे जो है इस तरह से वायरिंग कर देते हैं, इस तरह से वायरिंग कर देते हैं ना, इस तरह से वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। इधर आपकी प्राथमिक कुंडली हो गई, प्राथमिक, ये आपका द्वितीय कुंडली है, ये आपका द्वितीय कुंडली है, प्राथमिक द्वितीय, समझे। नर्म लोहे या फिर सिलिकॉन का ये ट्रांसफार्मर बना होता है, ठीक है। अब इसका नर्म लोहे या सिलिकॉन क्यों यूज किया जाता है, ये एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इसका स्वप्रेरण गुणांक अधिक होता है, अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर कैसे बनता है तो सीधे बताएंगे, ट्रांसफार्मर लोहे के नर्म लोहे या फिर सिलिकॉन के एक दूसरे के ऊपर पत्तियों का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसे एक दूसरे के ऊपर रखकर वर्निश कर दिया जाता है, ठीक है। नर्म लोहे या सिलिकॉन के पत्तियों का यूज करके हम लोग बनाते हैं, इसे एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या किया जाता है, वर्निश कर दिया जाता है, समझे। इसे एक दूसरे पे रखकर वर्निश कर दिया जाता है, क्या समझे सभी लोग ना, वर्निश करके बनाया जाता है, ठीक है। ये जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा तो उसके जो प्राथमिक कुंडली होंगे, इस तरह से दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं। एक मिनट रुकिएगा सभी लोग, दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं, एक तो प्राथमिक कुंडली होती है, दूसरा द्वितीय कुंडली होता है, ठीक है। ये आपकी प्राथमिक कुंडली और ये आपकी है द्वितीय कुंडली, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्या है, द्वितीय। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में ध्यान देना, जिसमें फेरों की संख्या, देखिए यहाँ पे क्या, यन में यन यस यानी यन पी मतलब यन प्राइमरी, इसमें और इसमें फेरों की संख्या यन एस है। तो यहाँ पे देखेंगे एन पी में फेरों की संख्या कम है एन एस से। देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फेरे, यहाँ पे 1 2 3 4 ही फेरे, यहाँ पे 6 फेरा, यहाँ पे 4 फेरा ना। तो जहां पे किसमें फेरों की संख्या अधिक है, एन एस में फेरों की संख्या अधिक है। तो जहां पे एन एस में फेरों की संख्या इसमें अधिक होता है, यानी जहां द्वितीय कुंडली एन एस में फेरों की संख्या अधिक होता है, वहां पे क्या होता है, उच्चई ट्रांसफार्मर होता है, उच्चई ट्रांसफार्मर होता है। फिर से समझना, जहां पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, अधिक हो, वो क्या होता है, जहां द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, वह क्या होता है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, जहां द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है, वह कैसा ट्रांसफार्मर होता है, यह वह उच्चई ट्रांसफार्मर होता है, वह उच्चई ट्रांसफार्मर होता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है तो वह उच्चई ट्रांसफार्मर होता है। जस्ट इसका उल्टा, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा तो वह अपचयी ट्रांसफार्मर होगा। दूसरा, अगर प्राथमिक कुंडली में, अगर मान लीजिए इस तरह से कुंडली आ जाए, इस तरह से आपका ये प्राथमिक कुंडली बन जाए, ये प्राथमिक कुंडली बन जाए, यहीं पे आपका ये द्वितीय कुंडली बन जाए, इसमें फेरों की संख्या कम है। अगर यहाँ पे ध्यान देना, ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक है। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो जाता है, यह प्राथमिक वाले में,
तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, वह कौन सा होगा, अपचयी ट्रांसफार्मर होगा। बात समझे सभी लोग। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा तो वह अपचयी ट्रांसफार्मर होगा, अधिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा तो वह क्या होगा, प्राथमिक उच्चयी ट्रांसफार्मर होगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ। बताओ। इसके रफ करें हम, चलो। ये आपका ट्रांसफार्मर का बेसिक हो गया, ठीक है। कौन सा अपचयी होगा, कौन सा उच्चयी होगा, अपचयी का काम क्या होता है, उच्चयी का काम क्या होता है, ये सभी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ट्रांसफार्मर का बनावट कैसा होता है, ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक आता है ट्रांसफार्मर के जो फार्मूला, जहां से क्वेश्चन बनता है उसका, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां से बनता है उसको मैं बता देता हूं। हालांकि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना डीप में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको हल्का से बता देता हूं, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कर लें। तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर VS VP अपान VS ये किसके बराबर होगा, NP अपान NS के, या इसे ही लिख दीजिए EP अपान ES, या NP अपान NS के बराबर होगा ना, या NP अपान NS के बराबर होगा, लेकिन यही बराबर होगा आपका IS अपान IP के। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे धारा के लिए उत्क्रम हो जाता है, यहाँ यस वाला ऊपर, P के नीचे। यहाँ पे E क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, धारा है। बात समझे सभी लोग, E वोल्टेज, I धारा है, ठीक है। तो ये आपके लिए ट्रांसफार्मर का पूरा बेसिक हुआ। ट्रांसफार्मर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होता है तथा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समझे? चलिए कर दे। ओके, इसी तरह से आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। आगे हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिएक्शन का इसी तरह से यादगार सीरीज चलाऊंगा, पूरी चीजें तैयारी होंगी, ठीक है। जो 750 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को, वह 750 क्वेश्चन का ये सभी हिस्सा ही है। ये 750 क्वेश्चन में से ही आपके डेरिवेशन करा रहे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी 750 क्वेश्चन में से ही होता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से मेहनत से पढ़ाई करती रहनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।